4 जनवरी 2025 पुडुचेरी में बिल्कुल आम सी सुबह थी। एक हंसता खेलता परिवार। 42 साल का विष्णु सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक के बाद अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी पत्नी, जो कि गवर्नमेंट टीचर थी, बच्चों का टिफिन पैक करके अब खुद भी अपना बैग पैक कर रही थी। घर के बगीचे में माली पौधों की सिंचाई कर रहा था और घर के बाहर विष्णु का सबसे करीबी दोस्त, जो कि उसका बिजनेस पार्टनर भी था, 48 साल का प्रवीण कुमार, उसकी राह देख रहा था। आसपास चहल पहल थी, नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी थी और सब में एक नया जोश था। लेकिन उस दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कॉलोनी को हिला कर रख दिया। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिसर्स सीधा विष्णु के घर पहुंचते हैं और बिना ज़्यादा बात किए सिर्फ विष्णु ही नहीं बल्कि बाहर खड़े प्रवीण को भी अरेस्ट कर लेते हैं। विष्णु और प्रवीण पुडुचेरी की इस कॉलोनी में अरसों से रह रहे थे। पड़ोसियों के मुताबिक वो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते थे। सोसाइटी में उनका नाम था। तो क्या आखिर पुलिस गलत थी या फिर कोई गड़ा हुआ राज अब बाहर आ चुका था? Welcome to the Mystery Atlas and you're watching The Chilling Case of Ranjini and Her Daughters. ये कहानी शुरू होती है 2005 में केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के आंचल के पास एक छोटे से इलाके आयरम से। यहाँ रहती थी सिर्फ 24 साल की रंजिनी और उसकी माँ संथम्मा। संथम्मा के पति ने उसे कई सालों पहले ही छोड़ दिया था। उसने बहुत मुश्किलों से अपनी 2 बेटियों की परवरिश करी थी। काजू की फैक्ट्री में काम करके वो अपना घर चलाती थी। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन किसी तरह चल रही थी। बाद में जब संथम्मा की हिस्टेरेक्टोमी हुई और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब रंजिनी ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। संथम्मा कहती हैं, मेरी बेटी ही मेरी दुनिया थी, वही मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन इसी दौरान एक आदमी की नज़र रंजिनी पर पड़ चुकी थी। उसका नाम था दिविल कुमार, जो कि केरला का रहने वाला था। दिविल एक आर्मी पर्सोनल था और उस वक्त पंजाब के पठानकोट में तैनात था। आर्मी से छुट्टियां लेकर वो कई बार केरला लंबे समय के लिए आया करता था। वो रंजिनी के पड़ोस में ही रहता था। संथम्मा के मुताबिक दिविल काफ़ी समय से रंजिनी का पीछा भी करता था। एक बार संथम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी। रंजिनी उनसे मिलने के बाद शाम को जब घर लौटी तो उसने देखा कि दिविल पहले से ही घर के अंदर मौजूद था। संथम्मा के मुताबिक दिविल ने रंजिनी का मुंह और चेहरा एक कपड़े से ढक दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद रजनी की आंख सीधा अगले दिन सुबह खुली और उसने जब देखा तो उसे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। इस एक घटना के बाद रंजिनी गॉट प्रेग्नेंट। उसने दिविल को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन दिविल उसे इग्नोर करता रहा। उसने रंजिनी से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। जनवरी 2006 में उसने एसएटी हॉस्पिटल में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। रंजिनी के डिस्चार्ज होने पर जब संथम्मा और रंजिनी दोनों बच्चियों को लेकर टैक्सी में बैठे, तभी एक अनजान आदमी अचानक उनकी गाड़ी में बैठ गया। उसने कहा कि उसका भी कोई रिश्तेदार इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे आगे मोड़ पे ही उतरना है। उसने अपना नाम बताया, अनिल कुमार, और थोड़ी आगे जाकर वो टैक्सी से उतर गया। समाज के ताने और लोगों की बातों से बचने के लिए संथम्मा अपनी बेटी और दोनों बच्चियों को लेकर वट्टियूरकवु के एक रेंटेड घर में चली गई। लेकिन कुछ ही समय बाद रजनी ने वापस आंचल जाने की जिद करी। उसने कहा कि माँ, हम सच से कब तक भागेंगे? रंजिनी एक मजबूत लड़की थी। वो टेलर थी और साथ ही लॉयर के ऑफिस में क्लर्क का काम भी करती थी। वो कुदुम्बश्री मिशन से जुड़ी हुई थी और टाइप राइटिंग भी सीख चुकी थी। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उसकी बेटियों को कभी फादरलेस ना कहा जाए। इसीलिए वो चाहती थी कि दिविल कुमार सच कबूल करे। उस पर शादी का दबाव बनाना उसका मकसद नहीं था, बस इतना था कि वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। दिविल के रिश्तेदार श्री कुमार ने सलाह दी कि पुलिस या केरला स्टेट विमेंस कमीशन के पास कंप्लेंट की जाए।
जब कंप्लेंट दर्ज हुई तो कमीशन के एक मेंबर ने सलाह दी कि अगर इसको एक लव रिलेशनशिप की तरह दिखाया जाए तो देविल बच्चों को ज़रूर स्वीकार करेगा। इसी वजह से मीडिया में ये बात एक रोमांटिक रिलेशनशिप के तौर पर चली गई। लेकिन संथम्मा का कहना था कि देविल और रंजिनी के बीच सिर्फ एक ही बार फिजिकल कांटेक्ट हुआ था और ये बात रंजिनी ने गायनेकोलॉजिस्ट को उनके सामने बताई थी। इस बीच वही अनजान आदमी अनिल कुमार कभी कभी उनके घर आने लगा था और मदद करने की बात करता। वो रंजिनी को सलाह भी देता कि किस तरह देविल को मनाया जाए या उसके अगेंस्ट कोई स्टेप लिया जाए। इसी बीच केरला स्टेट विमेंस कमीशन ने देविल कुमार की पैटर्निटी कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट ऑर्डर कर दिया। यही वो पल था जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। डीएनए टेस्ट का ऑर्डर जारी हो चुका था। अगर रिपोर्ट आ जाती तो देविल कुमार के लिए बचकर निकल पाना नामुमकिन हो जाता। 2 दिन में डीएनए टेस्ट होने वाला था। तारीख थी 10 फरवरी 2006। संथम्मा सुबह उठी और उन्होंने रंजिनी को पकी हुई हरी मूंग और एक गिलास दूध दिया। रंजिनी को टेपियोका और फिश करी खानी थी, इसलिए उन्होंने लंच के लिए वो भी बना कर रख दी। इसके बाद संथम्मा दोनों बच्चियों के बर्थ सर्टिफिकेट लेने पंचायत ऑफिस गई और वापस आते वक्त उन्होंने अपनी बेटी के लिए अंगूर और अंडे भी खरीदे क्योंकि रंजिनी अभी भी कमज़ोर थी। घर पहुंचते ही दरवाज़ा देखकर उन्हें कुछ अजीब सा लगा। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। उन्होंने रजनी को आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वो अंदर गई उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी 24 साल की बेटी रंजिनी खून से लथपथ पड़ी थी और उसके पास ही सिर्फ 17 दिन की 2 जुड़वा बच्चियां मौत के घाट उतर चुकी थीं। एक ही घर में एक साथ 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये मंजर देखकर संथम्मा टूट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। शुरुआत में क्राइम सीन पर बहुत कम सबूत मिले, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेटर्स की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने पूरे केस को एक नई डायरेक्शन दे दी। क्राइम सीन से एक मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला। पहली नज़र में ये एक मामूली कागज़ लग सकता था, लेकिन इसी कागज़ ने पुलिस को पहला बड़ा क्लू दिया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ज़रिए पुलिस थिरुवनंतपुरम के एक यूज्ड मोटरसाइकिल शॉप तक पहुंची। शॉप के एम्प्लॉय से पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल देविल कुमार लेकर गया था और उसके साथ एक और आदमी भी था। एम्प्लॉयज़ को एक और बात याद आई थी। उन्होंने बताया कि उस दूसरे आदमी ने उस दिन एटीएम का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने तुरंत उस एटीएम ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया। बैंक रिकॉर्ड्स मंगवाए गए और ये रिकॉर्ड्स पंजाब के पठानकोट तक पहुंच गए। यही पुलिस को पता चला कि वो दूसरा आदमी कोई अनिल कुमार नहीं था। उसका असली नाम था राजेश और वो भी देविल कुमार की तरह आर्मी में था। दोनों ही उस वक्त 45 एयर डिफेंस रेजिमेंट पठानकोट में तैनात थे। अब पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट्स थे, देविल कुमार और राजेश। राजेश वही जिसने अपने आप को अनिल कुमार बताकर रंजिनी और संथम्मा का विश्वास जीता था। पुलिस को लग रहा था कि अब 2 को पकड़ना सिर्फ वक्त की बात है, लेकिन तभी ये दोनों अचानक गायब हो गए। आर्मी यूनिट में जब उनकी तलाश हुई तो पता चला कि दोनों बिना बताए वहां से फरार हो चुके थे। बाद में आर्मी ने दोनों को ऑफिशियली डिजर्टर डिक्लेयर कर दिया। पुलिस ने उनके एटीएम ट्रांजैक्शंस का पीछा किया। रिकॉर्ड से पता चला कि मर्डर के बाद उन्होंने नासिक और नागपुर में पैसे निकाले थे। इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत उन शहरों तक भी पहुंचे, लेकिन हर बार वो कुछ कदम देर से पहुंचते। दोनों आरोपी जैसे हवा में गायब हो चुके थे। महीने सालों में बदल गए और साल एक पूरे दौर में। हर नया क्लू आकर खत्म हो जाता, हर रेड बेकार जाती और धीरे धीरे ये केस भी पुलिस की फाइल्स में दबा दिया गया। लेकिन एक इंसान था जिसने कभी हार नहीं मानी, संथम्मा। जिस माँ ने एक ही दिन में अपनी जवान बेटी और 2 नन्ही पोतियों को खो दिया हो, उसने इंसाफ की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी।
2010 में संथम्मा की मांग पर केरला हाई कोर्ट के जरिए ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन्हें लगता था शायद देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनकी बेटी के कातिलों को ढूंढ निकालेगी। सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन की, पुराने रिकॉर्ड्स देखे, सबूत दोबारा खंगाले, लेकिन वक्त बहुत बीत चुका था। दोनों आरोपी बिना किसी निशान के गायब थे और धीरे धीरे ये केस एक ऐसा कोल्ड केस बन गया था जिसके बारे में लोग बात करना भी छोड़ चुके थे। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि लगभग 2 दशक बाद एक नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पूरी कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। साल बीत गए, 1, 2, 5 और देखते ही देखते पूरे 19 साल गुजर गए। नए पुलिस ऑफिसर्स आए, पुराने रिटायर हुए, लेकिन रंजनी और उसकी दोनों 17 दिन की बच्चियों का मर्डर केस अब भी अनसॉल्व था। सीबीआई भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई। दोनों आरोपी जैसे धरती से गायब ही हो चुके थे। लेकिन हर पुलिस ऑफिसर इस केस को भूल गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस केस की पहली इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स में से एक थे एसपी शनावास ए। जब वो आंचल के सर्कल इंस्पेक्टर थे तब उन्होंने इस केस पर काफ़ी काम करा था, लेकिन ट्रांसफ़र हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे ठंडी पड़ती गई। फिर एक दिन एसपी शनावास की बात केरला पुलिस की टेक्निकल इंटेलिजेंस टीम की एक यूनिट से हुई। बातों ही बातों में उन्होंने इस पुराने ट्रिपल मर्डर केस का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सबूत थे, सस्पेक्ट्स भी पहचान में आ चुके थे, लेकिन दोनों 19 साल पहले फरार हो गए और फिर कभी नहीं मिले। ये बात सुनकर टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग के एक जूनियर ऑफिसर की क्यूरोसिटी बढ़ गई। उन्होंने सोचा अगर ये लोग जिंदा होंगे तो कहीं ना कहीं डिजिटल दुनिया में अपना कोई निशान ज़रूर छोड़ गए होंगे। यहीं से शुरू हुई इस केस की सबसे मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन। दिसंबर 2024 केरला पुलिस के टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग ने फैसला किया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेंगे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। पुलिस के पास सिर्फ 2006 की कुछ पुरानी और धुंधली फोटोग्राफ्स थी। 19 साल बाद पुरानी तस्वीर और उस आदमी का चेहरा आज कैसा दिखता होगा, यह अंदाज़ा लगाना किसी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन था। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने एआई सॉफ्टवेयर में राजेश की पुरानी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करी। उसके बाद 1-2 नहीं, कई अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई किए गए। कभी हेयर स्टाइल बदला गया, कभी दाढ़ी मूंछ, कभी फेशियल फीचर्स, और हर बार एआई से एक नया एज्ड इमेज जनरेट करवाया गया। केरला पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मनोज अब्राहम ने बताया कि उन्होंने कई अलग अलग आइटरेशंस ट्राई किए, लेकिन पुलिस सिर्फ एआई पर भरोसा नहीं कर रही थी। टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग के ऑफिसर ने साफ कहा, एआई गलती कर सकता है। उन्होंने कभी भी एआई पर अंधा भरोसा नहीं किया। गलतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करी और किसी भी एक्शन से पहले हर फैक्टर को वेरीफाई किया। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस के पास अब राजेश के कई एआई जनरेटेड एजेड इमेजेस तैयार थे। अब असली चैलेंज था इन चेहरों को इंटरनेट पर ढूंढना। इन्वेस्टिगेटर्स सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखने लगे, हज़ारों फोटोग्राफ्स स्कैन की गई, और फिर एक दिन अचानक एक फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड हुई शादी की तस्वीर ने सब कुछ बदल दिया। उस वेडिंग फोटोग्राफ में दिख रहे एक आदमी का चेहरा एआई से जनरेट हुई इमेज से 90% मैच कर गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत उस प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस शुरू की। फैमिली, फ्रेंड्स, लोकेशन, पुरानी एक्टिविटीज़, सब कुछ वेरीफाई किया गया, और धीरे धीरे पुलिस को यकीन होने लगा कि जिस आदमी को दुनिया प्रवीण के नाम से जानती है वही असल में राजेश है। वही राजेश जिसने 2006 में खुद को अनिल कुमार बताया था, जिसने संथम्मा और रंजनी का भरोसा जीता था और जिस पर ट्रिपल मर्डर में शामिल होने का आरोप था। इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकी। पुलिस ने दूसरे सस्पेक्ट दिविल कुमार को भी इसी तरह ट्रेस करना शुरू किया। डिजिटल फुटप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स और सोशल मीडिया वेरिफिकेशन के बाद एक और हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई।
दोनों आरोपी केरला में नहीं बल्कि पुडुचेरी में रह रहे थे, और सिर्फ रह ही नहीं रहे थे बल्कि पूरी तरह एक नई जिंदगी जी रहे थे। राजेश अब प्रवीण बन चुका था। उसने एक इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस भी शुरू कर लिया था जिसमें विष्णु यानी कि देविल कुमार भी उसका साथी था। दोनों ने अपनी असली पहचान दुनिया से छुपा कर रखी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक पुरानी फ़ोटो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेसबुक पे अपलोड हुई एक शादी की तस्वीर उनकी किस्मत बदल देगी, उनके 19 साल पुराने राज को बेनकाब कर देगी। अब केरला पुलिस ने बिना वक्त गवाए सीबीआई की चेन्नई यूनिट को इस ब्रेक थ्रू की पूरी जानकारी दी, और उसके बाद जो हुआ उसने 19 साल से इंसाफ के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि मुख्य आरोपी देविल ने बच्चियों के पैदा होने से पहले ही मर्डर की प्लानिंग कर ली थी। राजेश ने अनिल कुमार बनकर संथम्मा और रंजिनी के करीब आने का नाटक किया और उनका भरोसा जीता, यानी हॉस्पिटल में अचानक मिलना, घर आकर मदद की बात करना, सलाह देना, ये सब कोई इंसानियत नहीं थी, ये एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। राजेश शुरू से उनकी ज़िंदगी में घुस चुका था ताकि सही वक्त आने पर वो और देविल अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सकें, और 10 फरवरी 2006 को उन्होंने इसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। जब दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, एसपी शनावास ने खुद संथम्मा को फ़ोन किया। ये वही ऑफिसर थे जिन्होंने सालों पहले इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, और अब लगभग 2 दशक बाद उनके पास एक माँ को देने के लिए वो खबर थी जिसका वो 19 साल से इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन पर उन्होंने संथम्मा को बताया कि दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। शायद इस पल को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एक माँ जो 19 साल से हर दरवाज़ा खटखटा रही थी, पुलिस, सीबीआई, मीडिया, हर जगह इंसाफ की गुहार लगा रही थी, उसके लिए ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं था, ये 19 साल के लंबे इंतज़ार का अंत था। इंसाफ में देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर हिम्मत, उम्मीद और सच का साथ ना छोड़ा जाए तो एक ना एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलता है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज़ देखना पसंद है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।